नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत ज्यादा मन परेशान हो रहा होगा आप सभी का भी, और मेरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। कई लोगों के कमेंट देख करके मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ही इनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। किस तरह की बुद्धि है इनकी, इनकी बुद्धि में क्या हो गया है, इनके दिमाग में क्या हो गया है। अगर आप और उन टीचरों को क्या कहें जो इनको भड़काने का लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक मैंने कल एक वीडियो बनाया, उसमें केवल मैंने एक चैनल का नाम लिया, केवल एक टीचर के बारे में बोला कि एमडी क्लासेस के सत्यम सर ने आप सब के लिए, देखिए मैं जितने भी टीचर हैं सबका बहुत सम्मान करता हूं और अभी तक मैं इनका सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन आप किसी का एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब यह है कि कोई सही बात हो तो सपोर्ट किया जाए ना यार। अगर आप गलत बातें बोलते हैं तब मैं आपका क्यों सपोर्ट करूं, या फिर जो भी गलत बातें कर रहे हैं लोग, मैं उनकी तरफ क्यों करूं, मैं उनकी तरफदारी क्यों करूं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सत्य के लड्डू होते हैं ये बहुत कड़वे होते हैं, जो झूठ का मीठा लड्डू होता है ना वो सबको अच्छा लगता है। और यही काम वो चैनल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे लड़के हैं जो फेल हुए हैं। उन्हें जब मीठे मीठे लड्डू परोसे जाएंगे तो उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन आप उसी आनंद में फंस के रह जाना चाहते हैं, या फिर आप जो सत्य के कड़वे लड्डू हैं उन्हें खा करके आगे बढ़ करके कहीं और अपना सक्सेस पाना चाहते हैं। ये सारी चीजें बस आपको डिसाइड करनी है। कुल मिलाकर के मैं यहां पर बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, किस बात की चर्चा हो रही है, जो इतना सारा बवाल मच रहा है। नोटिफिकेशन के किस पैराग्राफ में क्या बोला गया है ऐसा जिसको लेकर के ये सारे बवाल हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। बड़े बड़े चैनल आपको क्यों भड़काने में लगे हैं, इनका यहां से क्या हित होने वाला है। इतने बड़े बड़े चैनल, इतने रिस्पेक्टेड टीचर, खान सर का तो मैं मानता था, खान सर को तो मैं देखता था, मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में बोलने से पहले खान सर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। लेकिन इस मामले में जैसे ही खान सर ने बोला है, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं देखा। बस कुछ बच्चों ने इनके सामने रोना रोया कि सर मेरे 70 नंबर थे लेकिन हुआ नहीं, और ये आ गए बोलने के लिए। ठीक है, तो इन्हें कम से कम बोलने, क्योंकि आपको इतने बच्चे फॉलो करते हैं, आपकी बात का समर्थन करते हैं, तो कम से कम आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को सही गाइडेंस दें, सही सलाह दें। ठीक है, और उनका तो मैं ये मान लेता हूं कि चलिए हो सकता है कि उन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा हो, रिसर्च किया हो, लेकिन हो सकता है कि जो रीजनिंग का पार्ट है, कथन और तर्क, अगर आपने पढ़े होंगे, रीजनिंग पढ़ा होगा आपने, तो कथन और तर्क, कथन पढ़ करके आपको तर्क निकालना रहता है कि कौन सा तर्क इससे मैच करेगा, या प्रबल है या दुर्बल है। हो सकता है मैंने सोचा कि खान सर का कमजोर होगा, खान सर नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, और बाकी चीजें तो बहुत अच्छे से एनालिसिस कर ले जाते हैं। यहां पर हो सकता है कि उस कथन को समझने में जो रेलवे बोर्ड द्वारा बताया गया है थोड़ी सी इनको दिक्कत रही हो। जो मैथ और रीजनिंग के टीचर हैं, मैथ मस्ती वाले सर, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उनका तो वीडियो देखा, मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि उनकी भाषा क्या है, एक टीचर की क्या मर्यादा होती है कि किस तरह से बोलना चाहिए, उसी का ख्याल नहीं है। आपको इतने सारे बच्चे फॉलो करते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप उन्हें क्या दिखा रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं। उनका वीडियो मैंने देखा, इतनी गंदी लैंग्वेज मैंने आज तक नहीं देखी कि किसी शिक्षक ने उपयोग की हो, प्रयोग की हो। खैर छोड़िए, इन सब बातों पर बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में इतना अंतर क्यों है। किसी का नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर बढ़ा है, मैं अभी रिजल्ट देख रहा था, -7 से किसी का 2 से 3 नंबर हो गया। आप समझिए 10-10 नंबर बढ़ रहे हैं जब माइनस में नंबर आ रहे हैं। और किसी का 71 से 72 नंबर हुआ है, ठीक है, किसी का 10 से 11 नंबर हुआ है, किसी का 10 से 30 नंबर हो गया है। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ है, 10 से 28 नंबर हो गया है, ये नॉर्मलाइजेशन में इतना ज्यादा अंतर क्यों है। इन सारी बातों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा क्या कहा गया है, स्क्रीनशॉट में आपके सामने लगा देता हूं, आप भी बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए और मैं उस पॉइंट को बताऊंगा जिस जिस पॉइंट को लेकर के इतनी सारी बहस हो रही है। नोटिफिकेशन जो है 13.2 पैराग्राफ में दिया गया है।
द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, और इसका क्या प्रोसेस होगा नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ को देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसी में वो पॉइंट छुपा हुआ है जिस पर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त सामान्यीकृत अंक तथा शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10+2 या स्नातक को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न पदों के लिए विकल्प के आधार पर द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात हो चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं। द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, आगे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त उनके मेरिट सह पदों के विकल्प के अनुसार, इस कथन को पढ़ करके आपको क्या लगता है, जो उनकी मेरिट होगी वो सह पदों के विकल्प के अनुसार, लेवल वाइज कट ऑफ की बात कहीं पर भी नहीं की गई है, और ना ही शिफ्ट वाइज कट ऑफ की बात की गई है, ना ही लेवल की लेवल 2 या लेवल 3 या लेवल 4 या फिर टोटल कट ऑफ की बात करी गई है। बड़े ध्यान से देखिए, एक बार फिर से पढ़ता हूं कि द्वितीय चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रथम चरण में प्राप्त उनके मेरिट सह पदों के विकल्प के अनुसार, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया होगा, जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो आपने जिन जिन पदों के लिए अप्लाई किया था, साफ साफ ये जो नोटिफिकेशन उस टाइम आया था उस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो मेरिट सह पदों के विकल्प के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड के विरुद्ध अधिसूचित समुदायवार का मतलब हो जाएगा जो भी आपकी श्रेणी होगी, किस श्रेणी में आते, किस कैटेगरी में आते। ठीक है, रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना होगी। अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, सीधी सी बात लिखी गई है, इतने आसान शब्दों में लिखा गया है कि मेरिट सह पदों के विकल्प के अनुसार, सह पदों के विकल्प के अनुसार चयन होगा, और इसी जो पद हैं उन्हीं पदों के अनुसार जो है कट ऑफ जारी की गई है, और एक एक पद में समुदायवार यानी क्या आपकी श्रेणी रहती है उसकी कट ऑफ गई है। अब बताइए इसमें क्या झोल है और क्या आपको नहीं समझ में आया है। एक आसान सा स्टेटमेंट है जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति भी पढ़ेगा तो बड़े अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े सम्मानित टीचर लोग नहीं समझ पा रहे। बच्चों को क्या ही कहें कि कोई भी कुछ भी बोल देता है। अब किसी का, आपको ये भी तो, जितने भी टीचर हैं उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें सही से गाइडेंस करें, आगे का उनका भविष्य संभालें। इस बार तो नहीं हुआ है चयन, कम से कम आगे उनका चयन हो पाए। उन्हें इसी में घुमाने फिराने की, इसी में भ्रमित करने की इतनी क्या जरूरत है। मान लीजिए आपके अनुसार 3 लाख लोगों का और यहां पर नाम आ जाता है, तो फाइनल में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे फाइनल में तो 35,000 बच्चों का ही चयन होना है। और रही बात मेरी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका CBT 1 क्लियर हो गया है इसलिए आप इस तरह की बातें कह रहे हैं। मेरे भाई, अगर मेरा CBT 1 क्लियर ना हुआ होता तो मैं किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी में आज से ही लग जाता, और मेरा CBT 1 क्लियर हुआ है, CBT 2 हो सकता है कि क्लियर ना हो, और मैं कोई ऐसा कहता भी नहीं हूं कि मेरा होगा ही जरूर, हो सकता है कि ना हो। तो मैं उन बच्चों का सम्मान करूंगा कम से कम जो उस 35,000 में सिलेक्ट होंगे। जो 35,000 में सिलेक्ट होंगे बच्चे वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, इसीलिए उनका वहां पर नाम आएगा, इसीलिए वो सिलेक्ट होंगे, और मैं उनका सम्मान करूंगा, उनसे सीखूंगा, उनसे पूछूंगा कि आखिर आपने कैसे तैयारी की, उसी का अनुसरण मैं भी करूंगा। आप लोगों को यह देखना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं कि आपके नंबर इतने हैं, मेरे इतने थे, आपके इतने बढ़ गए, मेरे इतने कम रह गए। ठीक है, एक ने तो कमेंट किया कि अगर आपके नंबर इतने कम है, मेरे इतने ज्यादा थे मार्क्स, और आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो बताइए इसमें कौन ज्यादा टैलेंटेड था। यहां पर टैलेंटेड होने या ना होने की बात नहीं है, आपने परीक्षा में क्या किया है और वो शिफ्ट कैसी थी इसकी बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते। बड़े बड़े चैनल क्यों भड़काने में लगे? भैया सीधी सिंपल सी बात है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इनको अपना कोर्स बेचना है, या फिर इनको अपना जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत नहीं है, मैं इनको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो इनकी भाषा है वो मर्यादित होनी चाहिए। जैसे मैथ्स मस्ती का मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, अगर आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं पर कि ये गलत भाषा है।
भले ही आप लोग उनका कितना भी सपोर्ट कीजिए, मुझे कितना भी बुरा भला कहिए, लेकिन वो एक मर्यादित भाषा नहीं है, एक टीचर की ऐसी कम से कम भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इन लोगों को अपना काम करने दीजिए, जितने भी टीचर हैं वो सम्माननीय है, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो टीचर के साथ साथ व्यवसाय भी कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान भी चला रहे हैं और उनका व्यवसाय भी कर रहे हैं, उन्हें उसी से पैसे भी भारी मात्रा में कमाना है, इसलिए उनको बिजनेस भी करना पड़ेगा और शिक्षक के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं, इसीलिए इन्हें ये सारी चीजें भी करनी पड़ रही हैं, उसमें चाहे आपका हित हो या अहित हो। नहीं तो अगर आप इतने बच्चों के हित के बारे में सोच रहे हैं जो कहीं ना कहीं पर फेल हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं और अच्छी तैयारी करनी चाहिए, तो आपने एक बार भी उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा जिनका यहाँ पर चयन हुआ है, जिनको CBT 2 देना है और उनको तैयारी करनी है। आप उनको भी निरंतर डरा कर रखे हुए हैं कि रिवाइज आएगा, रिजल्ट फिर से आएगा, रिजल्ट फिर से आएगा, अभी CBT 2 नहीं होगा, तुम आपके चक्कर में वो भी तैयारी ना करें, उनका CBT 2 जो क्लियर होना है वो भी ना हो, है ना। तो आपको कम से कम उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि होना तो 35,000 का सिलेक्शन ही है, तो कम से कम उन 35,000 बच्चों के बारे में सोचिए कि उनको जो इतना मेंटली प्रेशर पड़ रहा है कम से कम वो ना पड़ता, है ना। तो ये बड़े बड़े टीचर क्यों भड़काने में लगे हैं, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। और जिन लोगों को समझना है, जिनका मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों का नाम आया है CBT 2 के लिए, वो लोग इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। भले ही आप उनके सपोर्ट में हो या इनके सपोर्ट में हो, लेकिन आप समझ रहे होंगे। जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है, नाम नहीं आया है, वो कतई नहीं समझ रहे होंगे। कुछ लोग हो सकता है कि उसमें समझ रहे हो, बाकी वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अब मैं क्या ही बोलूं कि उनका इस समय उनकी जो मानसिक स्थिति है वो किस तरह की होगी, मैं समझ सकता हूं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी मानसिक स्थिति, क्योंकि आप लोग भी 3 साल से, हम लोग भी, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग 3 साल से इसी का इंतजार कर रहे थे कि पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा। सारे लोग, 1.5 करोड़ लोग यही सोच रहे थे, या 1.25 करोड़ लोग यही सोच रहे थे। लेकिन जब ऐसा होता है तो इन सब चीजों के लिए जो है भर्ती बोर्ड जिम्मेदार है कहीं ना कहीं पर, इसके लिए भी उसे सोचना चाहिए और इसके लिए सरकारों को भी सोचना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन जो इस तरह की बातें हैं कि रिवाइज रिजल्ट आ जाए, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। और अगर रिजल्ट में कुछ ऐसा हुआ हो तब आप कह सकते हैं। अब अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में इतना अंतर क्यों है, आप बताइए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही क्यों है। अगर सबके नंबर सबको बराबर बराबर ही, सबका +10 ही करना हो तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है। क्या बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। अगर आपकी शिफ्ट बिल्कुल इजी थी, समझ लीजिए बड़े ध्यान से नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। अगर आपकी शिफ्ट इजी थी, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरा तो 80 था तब भी नहीं हुआ, आपका 64 में कैसे हो गया, तो समझिए इस बात को कि आपकी शिफ्ट बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इजी थी। आपके जिस शिफ्ट में 80 नंबर है ना, इसी शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने 95 किया होगा। इतनी आसान शिफ्टें भी थी। आंसर की कलेक्ट करके एक जगह पर सारे पेपरों का एनालिसिस कर लीजिए कि कौन सा पेपर या किस दिन का पेपर में आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आपने 80 किया होगा ना किसी शिफ्ट में और आपका चयन नहीं हुआ होगा, तो मेरा पेपर हुआ था 2 फरवरी 3 से 4:30 वाली शिफ्ट में। उस पेपर का जो आंसर की है उसे डाउनलोड करिए और उसे एक बार सॉल्व करके देखिए कि आप उसमें कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों होती है। जिन शिफ्ट में 60 से बढ़कर के 80 हो गए हैं, 20-20 नंबर भी बढ़े हैं, ठीक है। और मेरे भी लगभग 64 थे और 64 से 82 हुए हैं, लगभग 18 नंबर बढ़े हैं। जिन शिफ्टों में इतना बढ़े हैं नंबर, इसका मतलब है कि वो शिफ्टें बहुत ज्यादा कठिन थी, इसीलिए इतने नंबर बढ़े हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको समझना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में इतना अंतर आखिर क्यों आ गया है। मैथ्स मस्ती चैनल पर मैंने देखा कि सर बोल रहे हैं, सर जी कि नॉर्मलाइजेशन बहुत घटिया है, पहले पेपर होते थे, पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, अब भी नॉर्मलाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट जारी किया जाए। क्या लेवल है भाई, कैसी बातें हैं, कुछ भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर हुआ है, सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। सीबीटी 2 अपने निर्धारित समय पर ही 14 से 18 फरवरी में होगा। बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। मेरा भी कल से दिमाग बहुत इधर उधर भटक रहा था, बहुत ज्यादा परेशान हुआ। आप सबका रिस्पांस, काफी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। कुछ लोग इस तरह की कमेंटें कर रहे हैं और मुझे पता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है इस समय, इसीलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी आप लोगों को मैं बुरा भला नहीं कहूंगा। आप लोग जैसी चाहें, क्योंकि मुझे आपकी मेंटल स्टेट पता है कि मानसिक स्थिति इस वक्त कैसी होगी। हालांकि ये अभी आपको 1 से 2 महीने बाद ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। और जिन लोगों का सीबीटी 1 क्लियर हुआ है वो लोग अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें, किसी भी इधर उधर की बातों में ना पड़े। और एक रिक्वेस्ट है उन सभी टीचरों से कि आप सभी लोग सही गाइडेंस करें, सही मार्गदर्शन करें सभी बच्चों का। मेरा भी आप लोग सही गाइडेंस करें, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं और कहीं ना कहीं मैंने भी आप लोगों से कभी ना कभी पढ़ाई की है और अभी भी आप लोगों के चैनल पर विजिट करता हूं और आप सबके वीडियो देखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, मैं अब भी आप लोगों से पढ़ता हूं और अब भी आप लोगों की सलाह की और सही गाइडेंस की मुझे भी जरूरत है। लेकिन अगर आप लोग गलत बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हर बात का समर्थन करूंगा। अगर आप गलत बात करेंगे तो मैं आपको गलत भी कहूंगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ या किसी नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।